वो मकान अंदर से खासा बड़ा था। 3-4 कुशादा कमरे थे। रोशन मुझे जिस कमरे में लेकर आया था वो भी पहले कमरे से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। अलबत्ता उसकी दीवार पर बरहना तस्वीरें नहीं थी। उस कमरे में दाखिल होने से पहले रोशन ने आवाज देकर अपने दूसरे साथी को भी बुला लिया। वो मुझे राइफल की जद पर लिए खड़ा रहा और रोशन अलमारी खोलकर उसमें टंगे हुए कपड़े टटोलने लगा। उसने नीले रंग की एक पैंट और उसी रंग की टी-शर्ट निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। गालिबन यही कपड़े सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा थे। वो मुझे कमरे से निकालकर मकान के अकबी सहन में ले आए जहां एक तरफ गुस्ल खाना बना हुआ था। रोशन ने बत्ती जला दी और मुझे इशारा किया। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी हालत देखकर दूसरों को भी कराहत महसूस होती होगी और शायद इसलिए रईस कबू ने मुझे नहाने और कपड़े बदलने का हुक्म दिया था। मुझे भी कई रोज बाद नहाने का मौका मिला था और मैंने गुस्ल खाने में रखा हुआ पूरा ड्रम खाली कर दिया। वो मुझे एक और कमरे में ले आए। ये कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था और उसमें खालिस देहाती किस्म का खूबसूरत फर्नीचर रखा हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठने लगा तो रोशन चीख कर बोला, नीचे बैठो, नवाब का बच्चा कुर्सी पर बैठता है। मैं कालीन पर बैठ गया। रोशन के इशारे पर दूसरा आदमी बाहर चला गया और रोशन राइफल ताने दरवाजे में खड़ा रहा। चंद मिनट के बाद वो आदमी मेरे लिए खाना लेकर आ गया। भुनी हुई मुर्गी का बचा कुचा सालन था और 2.5 रोटियां थीं। बहरहाल मैंने उस खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। खाने के बाद मुझे गर्मा गर्म चाय भी पिलाई गई। एक लम्हे को तो मेरे जहन में यहाँ से भागने का ख्याल भी आया था। अगर मैं जरा सी जहानत से काम लेता तो मेरी कोशिश कामयाब भी हो सकती थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी मेरे सामने था। ये उनका इलाका था। शिकारी कुत्तों की तरह मेरा पीछा करेंगे और या तो मुझे गोलियों से छलनी कर देंगे या मैं दोबारा पकड़ा जाऊंगा। मैंने भागने का ख्याल जहन से निकाल दिया। वैसे भी उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया था कि मुझे कहीं और भेजा जाने वाला है। उस कमरे की एक दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था जिसकी सुइयां 12:30 का वक्त बता रही थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये कौन सा इलाका है, लेकिन कराइन बता रहे थे कि रात का बकाया हिस्सा भी सफर करते हुए ही गुजरेगा। 1:30 बजे के करीब मुझे मकान से बाहर ले आया गया। रईस कबू उन लोगों के साथ जीप के करीब खड़ा था। उसके साथ उस कयामत को देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। उस वक्त उसने भी गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरा ख्याल था कि वो रईस कबू के साथ पजेरो में जाएगी, लेकिन जब वो जीप की पैसेंजर सीट पर बैठी तो मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। गोया ये भी वहीं जा रही थी जहां मुझे ले जाया जा रहा था। मुझे एक बार फिर हथकड़ी लगा दी गई। स्टीयरिंग मुकद्दम ने संभाल लिया था और आचिर और मीरा मेरे सामने वाली सीट पर थे। मीरा जरा साइड में था और आचिर मेरे बिल्कुल सामने बैठा था। रईस कबू ने मुकद्दम से पूछा, तुम लोग कौन सा रास्ता पकड़ोगे? मुकद्दम ने कहा, नगर पार्कर वाला वडेरा साईं। सुलेमान शाह भी तो रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा होगा। उसे लेकर हम घाटियों की तरफ निकल जाएंगे। रईस कबू ने कहा, घाटियों की तरफ मत जाना, सुई गांव का रुख भी मत करना। दलदली इलाके के साथ साथ सफर करते हुए कदालिया की तरफ निकल जाना, वो रास्ता ज्यादा महफूज होगा। मुकद्दम ने कहा, जी साईं। जीप हरकत में आ गई और रात की तारीकी और वीराने में हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। कच्चे रास्ते से निकलकर हम पुख्ता सड़क पर आ गए। ये सड़क वीरावाह से होती नगर पार्कर की तरफ चली गई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि ये लोग मुझे सरहद पार ले जाना चाहते हैं। मैंने अभी तक उनमें से किसी से ये नहीं पूछा था कि ये लोग मुझे इस तरह अगवा करके सरहद पार क्यों ले जा रहे हैं। मैंने अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद सामने ऊँघती हुई सी कुछ रोशनियां दिखाई देने लगी। वो नगर पार्कर नाम का छोटा सा शहर था, लेकिन जीप उस तरफ जाने की बजाय पुख्ता सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर उतर गई और शहर के दूर ही से होती हुई दूसरी तरफ निकल गई। तकरीबन 15 मिनट मजीद चलने के बाद मुकद्दम ने जीप रोक ली। 2 मरतबा हेडलैंप से सिग्नल देकर बुझा दिया। चंद सेकंड के बाद ही एक आदमी झाड़ियों से निकलकर जीप के करीब आ गया। वो सुलेमान शाह था, जो न जाने कब से यहाँ खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। उसके बैठते ही जीप हरकत में आ गई। इस मरतबा मुकद्दम ने हेडलैंप्स नहीं जलाए थे और रास्ता भी तब्दील कर लिया था। मुकद्दम ने पीछे मुड़कर सुलेमान शाह से पूछा, जो मेरे साथ बैठा हुआ था, सूरत हाल क्या है? सुलेमान शाह ने कहा, सब ठीक है, रफ्तार बढ़ा दो। मुकद्दम ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। सख्त और जमी हुई रेत थी। रास्ता बहरहाल नाहमवार था, जिससे जीप उछल रही थी और जोरदार झटके लग रहे थे। मैंने हथकड़ी वाले हाथ से पाइप को भी मजबूती से पकड़ रखा था। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद छोटे छोटे टीले शुरू हो गए। तारीकी में बहुत दूर पहाड़ियों के तारीक से हयूले भी दिखाई दे रहे थे। जीप उन टीलों के गिर्द चकराती दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। उस वक्त 4 बज रहे थे। सुलेमान शाह छलांग लगाकर पिछली सीट से उतरा और ड्राइविंग साइड पर मुकद्दम के करीब जा खड़ा हुआ। उसके इशारे पर मुकद्दम ने इंजन बंद कर दिया और वो दोनों किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। 10 मिनट गुजर गए। हर तरफ वीराना और सन्नाटा था।
कहीं से कोई मामूली सी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी और फिर घू घू की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज थी और गालिबन जीप थी। ऐसे इलाकों में 4 व्हील ड्राइव जीप ही चल सकती थी। आवाज लम्हा बलम्हा वाज़े होती जा रही थी और फिर यूं लगा जैसे वो गाड़ी हमारे सामने वाले टीले की दूसरी तरफ से गुजरी हो। सुलेमान शाह उस गाड़ी के करीब आने से पहले ही टीले पर चला गया था और फिर गाड़ी की वो आवाज रफ्ता रफ्ता दूर होती चली गई। सुलेमान शाह दौड़ता हुआ टीले से उतर आया। वो हाथ हिलाते हुए बोला, निकल जाओ, इस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ है। जीप को जितनी तेज चला सकते हो चलाकर निकल जाओ। मुकद्दम ने एक जोरदार झटके से जीप को आगे बढ़ा दिया। सुलेमान शाह वहीं रह गया था और मैं जानता था कि वो 2-3 घंटों में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जीप टीले के ऊपर से घूमकर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। ये रास्ता ज्यादा नाहमवार था, बड़े जबरदस्त झटके लग रहे थे। मैं 2-3 मरतबा अपनी सीट से गिरा। तकरीबन आधे घंटे तक जीप उसी तरह दौड़ती रही और फिर उसकी रफ्तार कम हो गई। उन सब ने इत्मीनान के सांस लिए। रात इख्तिताम पजीर थी। डेंजर जोन से निकल आने के बाद वो सभी मुतमईन हो गए थे। रात के इब्तिदाई हिस्से में अगरचे मुझे बड़े जोर की नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद का कोसों दूर तक नामो निशान तक नहीं था। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे हुए मीरा और आचिर बार बार ऊँघ रहे थे। उन्हें इस तरह ऊँघते देखकर मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा और मैंने उस ख्याल को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। मैंने आगे देखा, वो खूबसूरत हसीना मुकद्दम से बातें कर रही थी। मैं कनखियों से मीरा और आचिर की तरफ देखने लगा। मीरा अगली सीट की पुश्त से टेक लगाए ऊँघ रहा था। आचिर सीट पर कदरे पीछे की तरफ झुका हुआ था। उसकी क्लैशनकोफ गोद में थी और दूसरे हाथ से कंधे के करीब पाइप को पकड़ रखा था। मेरा एक हाथ पाइप से लगी हथकड़ी में था और दूसरा आजाद था। मैंने कनखियों से एक बार फिर सूरत हाल का जायजा लिया और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करने से पहले मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि आचिर मेरी तरफ देख रहा था। 2 मिनट बाद मैंने एक आंख में जरा सी झर्री पैदा करके देखा। आचिर की आंखें बंद हो चुकी थीं। वो ऊँघने लगा था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में सीट पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खिसकने लगा। मेरा अंदाज ऐसा ही था जैसे झटके लगने की वजह से सीट पर टिकना मुश्किल हो रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर अपने मकसद में कामयाब न हो सका तो ये लोग मुझे इस कदर मार लगाएंगे कि पिछली सारी मारें भूल जाऊंगा। ऊँघने के अंदाज में मेरी गर्दन नीचे झुक गई और जब मैंने हाथ आचिर की गर्दन में रखी हुई राइफल की तरफ बढ़ाया तो उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी खतरे से खबरदार कर दिया था। मेरा हाथ अपनी राइफल की तरफ बढ़ते देखकर उसने बड़ी फुर्ती से राइफल संभालने और सीधा होने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। राइफल हाथ में आते ही मैं बड़ी तेजी से सीट पर सीधा होकर बैठ गया। आचिर चीखता हुआ मेरी तरफ झपटा, मगर मेरे पैर की जोरदार ठोकर से वो अपनी सीट पर उलट गया। उसकी चीख की आवाज सुनकर मीरा भी हड़बड़ा कर उठ गया और रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इस दौरान राइफल दोनों हाथों में संभाल चुका था। उसका रुख मीरा की तरफ करके मैंने ट्रिगर दबाने में देर न लगाई। बैक वक्त कई गोलियां शोर मचाती हुई मीरा के सीने और पेट में पैवस्त हो गईं और वो सीट से उछलकर औंधे मुंह फुटबोर्ड पर गिरा। मुकद्दम ने फौरन ही जीप रोक ली। वो सीट के साथ रखी हुई अपनी राइफल उठाना चाहता था, लेकिन मेरी राइफल से निकलने वाली गोलियों ने उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए। साथ वाली सीट पर बैठी हुई हसीना के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी सीट पर औंधी हो गई। मैंने फुर्ती से घूमकर आचिर को राइफल की जद पर ले लिया। अपने 2 साथियों को गोलियों से छलनी होते देखकर वो खौफ से थर-थर कांपने लगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आचिर, मैंने कहा था ना कि तुमसे अपनी चोटों का हिसाब जरूर लूंगा और अब हिसाब का वक्त आ गया। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो साईं, मेरा बाप मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। वो जैसे ही आगे झुका मैंने उसके मुंह पर जोरदार ठोकर मार दी। वो चीखता हुआ दोबारा अपनी सीट पर गिर गया। मैंने कहा, जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल कर इस छोकरी को दो। फिर उस हसीना को मुखातिब करते हुए कहा, ओ छोरी, इसे चाबी लेकर जीप से उतरो और इस तरफ आकर मेरी हथकड़ी खोलो। वो लड़की सीधी हो गई। आचिर ने सीट के ऊपर से ही चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो नीचे उतर आई और जीप के ऊपर से घूमकर मेरी तरफ आ गई और हथकड़ी में चाबी लगाने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आचिर को राइफल की जद पर ले रखा था। मुझे डर था कि वो मौके से फायदा उठाने की कोशिश न करे, मगर मेरा अंदेशा बेबुनियाद ही निकला। वो सीट पर बैठा थर-थर कांपता और माफी मांगता रहा। हथकड़ी खुलने में 2 मिनट लग गए। मैं उठकर खड़ा हो गया और आचिर को जोरदार ठोकर मारते हुए गुर्राया, नीचे उतरो। वो बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे एक और ठोकर मार दी। कहा, मैं जानता हूं कि जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, दूसरों पर जुल्म करते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आता था, मगर जब अपनी बारी आती है तो गिड़गिड़ाने लगता है और रहम की भीख मांगने लगता है। मैंने उसे धक्का देकर जीप से नीचे गिरा दिया। कहा, मैं तो तुम्हें बहुत दलेर समझता था, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकले।
जब तुमने और मीरा ने मेरी धुनाई की थी तो मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी थी। अब तुम क्यों रहम की भीख मांग रहे हो? तुम्हें कम से कम अपनी मूंछों की तो लाज रखनी चाहिए थी। चल उठ, मुझे तुमसे अपना हिसाब लेना है। आचिर उठ तो गया मगर बदस्तूर गिड़गिड़ा रहा था। मैंने राइफल का बट उसके मुंह पर मारा, वो चीख उठा। मेरा हाथ नहीं रुका। दूसरी जरब उसकी पस्तियों पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। वो जमीन पर लौटता और चीखता रहा, लेकिन मुझे उस पर जरा रहम नहीं आया। मैंने एक और ठोकर मारते हुए कहा, उठो, जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो उठ तो गया मगर भागने की बजाय दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैं चीखा, भागता है या सीना छलनी कर दूं? वो चंद लम्हे दहशतज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो 15-20 गज आगे निकल चुका था। उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने राइफल सीधी की और ट्रिगर खींच लिया। वीराना एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। इस मर्तबा उसमें आचिर की चीखें भी शामिल थीं। वो लड़खड़ा कर ढेर हो गया। मैंने करीब जाकर उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं की और मुड़कर लड़की की तरफ देखने लगा जो जीप से टेक लगाए खड़ी थर थर कांप रही थी। किसी जराइम पेशा गिरोह में शामिल होना अलग बात है, लेकिन जब सूरत हाल ऐसी हो तो बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। आचिर की हालत उसने देखी थी कि वो किस तरह गिड़गिड़ा कर मुझसे रहम की भीख मांग रहा था, और वो तो फिर एक औरत थी। उसने 3 आदमियों को मेरे हाथों गोलियों से छलनी होते देखा था। उसका खौफजदा होना फितरी बात थी। मैंने राइफल कंधे पर लटका ली और जीप के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। मीरा दोनों सीटों के बीच औंधा पड़ा था। मैंने बगलों में हाथ डालकर पहले उसे सीट पर डाला और फिर जीप से नीचे धकेल दिया, और उसका रिवॉल्वर सीट पर ही पड़ा हुआ था जिसे मैंने उठा लिया। रिवॉल्वर के तमाम चैम्बर भरे हुए थे। मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया। मैं जीप से कूदकर मीरा की लाश के लिबास की तलाशी लेने लगा। कमीज के पहलू में भी एक जेब थी जिसमें रिवॉल्वर के फाजिल कारतूस भरे हुए थे। मैंने वो कारतूस निकालकर अपनी पतलून की जेब में डाल लिए। रिवॉल्वर को हाथ में रखा और राइफल रेत पर फेंक दी और घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। मुकद्दम की लाश ड्राइविंग सीट पर औंधी पड़ी थी। मैंने उसे खींच तान कर जीप से निकाला और घसीटते हुए दूर ले जाकर रेत पर डाल दिया। ड्राइविंग सीट और उसके सामने फुटमैट पर खून बिखरा हुआ था। लगता था जैसे यहाँ गाय ज़िबा कर दी गई है। मैं उस लड़की की तरफ घूम गया जो बड़ी दहशतज़दा सी नजरों से मेरी ये कार्रवाई देख रही थी। ए, क्या नाम है तुम्हारा? वो हकला कर रह गई। बेला। मैंने कहा, बेला अच्छा नाम है, और मेरा ख्याल है तुम ड्राइविंग भी जानती हो। चलो सीट पर बैठो। मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ इशारा किया। वो सीट की तरफ देखते हुए हकलाई, मगर ये खून? मैंने कहा, रेत उठाकर सीट पर डाल लो और बैठ जाओ। मैंने आगे बढ़कर सीट के साथ रखी हुई मुकद्दम की राइफल उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दी। बेला चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर दोनों हाथ से रेत उठा कर सीट पर डालने लगी। अच्छा खासा खून फैला हुआ था। रेत तर हो गई। मुझे डैशबोर्ड के खाने में मैला सा एक कपड़ा मिल गया था। मैंने उस कपड़े से सीट पर डाली जाने वाली रेत नीचे फेंक दी। मजीद रेत डालने से खून पूरी तरह उसमें जज्ब हो गया। उस कपड़े से मैंने दोबारा सीट साफ कर दी। बेला ने जिस तरह लफ्ज खून कहा था उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदुस्तानी थी। हिंदी बोलने वालों की जबान से उर्दू के बाज अल्फाज मुश्किल से ही निकलते हैं। यहाँ इस सारी कार्रवाई में 1 घंटा लग गया था। उस वक्त शायद 5 बजने वाले थे। दिन का उजाला फैलने लगा था। जीप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरा हाथ मैंने डैशबोर्ड पर जमा रखा था। हमारे चारों तरफ ताहद्दे निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था। सब्जे के नाम पर कहीं कोई झाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। मैंने बेला की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ की रहने वाली हो? उसने मुख्तसर से जवाब दिया, गुड़गांव की। मैंने पूछा, ये कहाँ है? बोली, दिल्ली के करीब एक छोटा सा शहर है। मैंने कहा, उस वडेरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या नाम है उसका? हाँ, रईस कबू। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है और सरहद से सैकड़ों मील दूर है, और रईस कबू का वो गांव या डेरा सरहद से कई घंटों के फासले पर पाकिस्तान में वाक़ है। तुम्हारा रईस कबू से क्या ताल्लुक? बेला ने जवाब दिया, वो मेरा दोस्त है। वो अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी। फिर बोली, चंद साल पहले वो हिंदुस्तान आया था। हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। उसके बाद मैं भी 1-2 मरतबा कराची गई थी। वो मुझे पसंद करने लगा। इस तरह हमारी मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा। कभी वो हिंदुस्तान आ जाता और कभी मैं पाकिस्तान चली जाती। मैंने चुपती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा, और ये आमदोरफ्त गैर कानूनी होती थी इन मुलाकातों का मकसद? बोली, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके अलावा और क्या मकसद होगा? मैंने कहा, बात हलक से नहीं उतरती। मैं असल मकसद जानना चाहता हूँ, लव स्टोरी नहीं सुनना चाहता।
रात की तारीकी में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करना और फिर एक लाताल्लुक आदमी को कैदी बनाकर सरहद पार पहुंचाना, ये तुम्हारी लव स्टोरी का हिस्सा तो नहीं है। मुझे यकीन है कि मुझसे पहले भी मुझ जैसे लोगों को इस तरह सरहद पार पहुंचाया जाता होगा। क्या हिंदुस्तान में किसी जगह गुलामों की मंडी भी लगती है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, बोली गुलामों की मंडी? मैंने कहा हाँ, जहां अगवा किए हुए मुझ जैसे हट्टे कट्टे नौजवानों की खरीदो फरोख्त होती है। बेला ने जवाब दिया, बोली मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसी कोई मंडी लगती हो। मैंने कहा तो फिर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था? मेरे इस सवाल पर वो एक बार फिर चौंक गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मुझे नहीं मालूम। वो बोली, मुझे तो इनके साथ कदालिया तक जाना था, वहां से मैं माउंट अबू चली जाती और जयपुर से होती हुई दिल्ली का रुख करती। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते थे। जाहिर है मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मजीद सवाल करने के बजाय मैं खामोश बैठा इधर उधर देखता रहा। मशरकी उफक पर शफक की सुर्खी फैलने लगी थी। जीप को अचानक धचके लगने लगे थे। इंजन बुरी तरह घांसने लगा। उसकी रफ्तार भी बतदरीज कम होती चली गई। बेला ने फ्यूल बताने वाले डायल की तरफ देखते हुए कहा, फ्यूल खत्म हो गया है। सुई 0 पर पहुंचकर साकित हो चुकी थी। मैंने कहा, घबराओ नहीं, पीछे पेट्रोल के 3 कैन रखे हुए हैं। जीप रोक लो, मैं टैंक में पेट्रोल डाल देता हूँ। बेला ने जीप रोक कर इंजन बंद कर दिया। मैं जीप के पिछले हिस्से में आ गया जहां सीट के नीचे पेट्रोल के कैन रखे हुए थे। मैंने एक कैन उठा लिया और ढकना खोलकर जीप की टंकी में पेट्रोल डालने लगा। वो कैन 5 गैलन का था। मैंने पूरे का पूरा पेट्रोल टंकी में उंडेल दिया। सूरज तुलू हो चुका था। धूप निकलते ही किरणें सुइयों की तरह जिस्म में चुभने लगी थी। मैं जानता था धूप जैसे जैसे तेज होती जाएगी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। दिन के वक्त किसी सहरा में सफर करना कयामत से कम नहीं होता। जीप को दोबारा स्टार्ट होने में चंद मिनट लग गए थे। हमारा सफर बहरहाल दोबारा शुरू हो गया। जीप के दोनों तरफ बाहर की साइड पर पानी का एक एक मशकीजा लटका हुआ था। मैंने एक मशकीजा उतार लिया, पहले चंद घूंट पानी पिया और फिर मशकीजा बेला की तरफ बढ़ा दिया। हम तकरीबन 1 घंटे तक सफर करते रहे। धूप खासी तेज हो गई थी, रेत भी तपने लगी थी और मैं सोच रहा था कि अगर जल्द ही किसी महफूज जगह पर न पहुंचे तो हमारे दिमाग पिलपिले हो जाएंगे। बेला ने अचानक जीप रोक ली और इधर उधर देखने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेला ने कहा, मेरा ख्याल है हम असल रास्ते से भटक गए हैं। उसकी आंखों में वहशत और लहजे में तशवीश थी। मैंने कहा, रईस कबू ने रवानगी से पहले मुकद्दम से कहा था कि दलदल के साथ साथ सफर करते रहूं, वो रास्ता कदालिया तक पहुंचा देगा। बेला ने कहा, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दलदल किस तरफ है। वो जीप से उतर गई। मैंने भी अपनी सीट छोड़ दी और हम एक छोटे से टीले पर चढ़ गए। मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उस तरफ झाड़ियां नजर आ रही हैं, हो सकता है दलदली इलाका भी उसी तरफ हो। बेला ने उस तरफ देखते हुए कहा, वो शराब भी हो सकता है। किसी शराब के चक्कर में फंसने के बाद मौत ही पीछा छोड़ेगी। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, वो शराब नहीं है। अगर शराब होता तो किसी और तरफ भी ऐसा मंजर दिखाई देता, लेकिन किसी तरफ ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। वो झाड़ियां ही हैं और यकीनन दलदली इलाका भी उसी तरफ है। हम टीले से उतर आए और फिर बेला ने जीप का रुख उस तरफ मोड़ दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। वो झाड़ियों का जंगल था और उसके साथ दलदली इलाका था। जीप झाड़ियों से कुछ फासले पर चलती रही, लेकिन हम एक बार फिर दलदली इलाके से बहुत दूर निकल गए। टीलों के करीब से गुजरते हुए जीप की रफ्तार फिर कम होने लगी। अब तक हम जिस इलाके में सफर करते आए थे, रेत सख्त और जमी हुई थी, लेकिन अब यह खित्ता ऐसा नहीं था। रेत नरम थी और जीप के पहिए धंस रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार जीप रुक गई। बेला इंजन को रेस देती रही और रेत में धंसे हुए पहिए घूमते रहे। मैं नीचे उतर आया। पहिए पूरे के पूरे रेत में धंसे हुए थे। उनके घूमने से रेत उड़ रही थी और पहियों के नीचे रगड़ से कुछ और गहरे हो गए थे। मैं अतराफ में देखने लगा। पहियों के नीचे पत्थर वगैरह रख कर जीप को निकाला जा सकता था, मगर हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था। पत्थरों का सवाल ही पैदा नहीं होता था।